Hello everyone. In the sequence of video lectures on environment and ecology, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस किया था। नाउ अब हम बात करेंगे ए टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसका फर्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो एज़ यू नो वेरी वेल, इकोसिस्टम हम किसको कहते हैं? तो इकोसिस्टम एक तरह से अगर हम दोबारा देखें इसकी डेफिनेशन, तो जो भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में लिविंग कंपोनेंट है, उनका अगर उसके आसपास के फिज़िकल एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन है या डिपेंडेंसी है या रिलेशन है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। वहीं अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एक यूनिट है जिसमें वहाँ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट से, जो कि इंक्लूडेड है सॉइल है, वहाँ की क्लाइमेट है, वाटर है, लाइट है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं। इन जनरल अगर हम एक ओवरव्यू देखें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, जिसका एग्जांपल है पॉन्ड, लेक, रिवर, वेटलैंड, मेराइन इकोसिस्टम। दूसरा जो हमारा पार्ट है इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें आता है हमारी क्रोपलैंड और वेटलैंड। जो क्रोपलैंड या जो खेत हम लोग लगाते हैं, वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम है, जो हम इसको कह सकते हैं कि मैन मेड इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट जो अब हमारा कंटिन्यूशन में है, वो है अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो भूमि पे इकोसिस्टम पाया जाता है, धरती पे। इसके अंदर आते हैं हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इन तीनों को हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है अबाउट दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम स्टडी करने में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके नॉन लिविंग कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसके बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट हम देख सकते हैं कि जो भी वहाँ की रॉक्स है या सॉइल में जो भी उसकी क्लाइमेट है, या माउंटेन का एरिया है, या वहाँ का वेदर है, टेम्परेचर है, वो सब आता है इसके एबायोटिक कंपोनेंट में। और बायोटिक कंपोनेंट में जहाँ वहाँ पर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं इसमें। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एक टाइप का नहीं है जिससे हम कह सकें उसका इकोसिस्टम इस प्रकार का है। तो अलग अलग फॉरेस्ट टाइप के अकॉर्डिंगली इकोसिस्टम की अंदर वेरिएशन पाया जाता है, किस तरह से वहाँ के प्लांट्स में, एनिमल्स में, क्लाइमेट्स में एक्सेट्रा। तो ब्रॉडली हम फॉरेस्ट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, दूसरा है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट फर्दर चार पार्ट में डिवाइडेड है, या चार तरह के होते हैं। सबसे पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है डिसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट और लास्ट है मैनग्रूव्स। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट इन जनरल हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। तो इसमें जितने भी वहाँ के इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सॉइल में और वहाँ के एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, वो सभी इंक्लूडेड हैं। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला जो आता है बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट में आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हम जानते हैं कि किसको कहते हैं? हम प्लांट्स को, जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, खाना बनाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो ये जनरली कौन होते हैं? मेजर ट्रीज़ होते हैं। किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो मेजर प्रोड्यूसर है या प्रोडक्शन करने वाले हैं, वो कौन से हैं? अलग अलग प्रकार के ट्री। तो इन ट्री के अलग अलग प्रकार के आधार पर फॉरेस्ट का हमने विभाजन किया है। इसके अलावा बड़े ट्री के बाद जो छोटे हर्ब हैं, श्रब हैं, वो भी एक पार्ट बनाते हैं किसका? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। दूसरा जो छोटी छोटी पौधे हैं, प्लांट्स है या ग्रासेस हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं।
और जैसे कि टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बिटुला, एसर आदि प्रकार की प्लांट्स पाए जाते हैं। फिर आता है दूसरा कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर फॉरेस्ट में हमें किस तरह के मिलेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट, जिनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। तो ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं या ग्रास को खाते हैं। तो इसमें हमारा आता है एंट्स हैं, बीटल्स है, लीफ हॉपर, स्पाइडर एक्सेट्रा। वहीं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर लार्ज एनिमल्स के रूप में हम देखें तो जो कि फ्रूट्स को खाते हैं और प्लांट्स के लीव्स को भी खाते हैं, जैसे एलिफेंट है, नीलगाय है, डियर है, फ्लाइंग फॉक्सेस से आदि। सेकेंडरी कंज्यूमर अगर हम देखें जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट है, उसमें अगर हम देखें तो इसमें आएंगे हमारे स्नेक्स से, बर्ड्स, लिजार्ड है, फॉक्स से एक्सेट्रा। लास्ट में आता है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं टॉप कार्निवर्स। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं या उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एज ए फीडिंग। इसमें हमारे आते हैं लॉयन, टाइगर, स्नेक्स एक्सेट्रा। लास्ट जो हमारा आता है किसी भी इकोसिस्टम का जो लिविंग पार्ट है या बायोटिक कंपोनेंट है, वो होता है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स हम जानते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म का फाइनली डीकम्पोजिशन करते हैं। इसके अंदर वेरियस टाइप के फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो दो मेजर डीकम्पोजर्स होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई की अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती है, जैसे कि एस्परजिलस है, ट्राइकोडर्मा है आदि। बैक्टीरिया में है बैसिलस की अलग अलग स्पीशीज़ है, क्लोस्ट्रीडियम है। देन आता है हमारा एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस एक टाइप का स्पीशीज़ है किसकी? स्ट्रिप्टोमाइसिस की स्पीशीज़ है। तो ये सारे जो हैं एनिमल्स या हम कह सकते हैं डिकम्पोजर्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फ्लोर के ऊपर। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जिसकी नाम से हमें पता चल रहा है कोन। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सीड्स की जगह क्या पाए जाते हैं? कोन्स पाए जाते हैं। और ये जो प्लांट्स है या ये जो ट्री हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन फॉरेस्ट में जो ट्री पाए जाते हैं उनको वो जनरली कैसे हैं? जिम्नोस्पर्म्स हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जनरली ये हिमालय रीजन में या माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। ये लंबे प्लांट्स होते हैं जिसकी निडल जैसी पत्तियाँ होती है और स्लोप उसका कैसा होता है? ढलान नीचे की ओर होता है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से कभी कभी यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, स्नो होती है, जो कि इन ट्री के ऊपर ठहर नहीं पाती या इनको नुकसान नहीं पहुँचाती है और इसके स्लोप की वजह से ज़मीन पे गिर जाती है। दूसरे टाइप का जो फॉरेस्ट है वो है ब्रॉड लीव फॉरेस्ट। तो ब्रॉड लीव फॉरेस्ट की भी कई कैटेगरीज़ हैं। ये जनरली वो प्लांट्स होते हैं जिसकी अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती हैं और उसकी वेरिएशन के अकॉर्डिंगली हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉरेस्ट है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जो कि हमेशा ग्रीन बना रहता है। तो इसके अंदर जनरली हाई रेनफॉल मिलती है, यानी कि यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है। तो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर रेस्पॉन्सिबल होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। ये जनरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं और कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में, नॉर्थर्न, ईस्टर्न एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इसमें इस एरिया में पाए जाते हैं। और इनमें जो मानसून है, मानसून यानी कि जो बारिश का मौसम है, वो कई मंथ तक चलता रहता है। और यहाँ पे जो लीव्स शेड करने का टाइम है, यानी कि यहाँ के जो प्लांट्स है वो एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, सीक्वेंस में गिराते हैं। इस सेंस में ये होता है कि ये हमेशा साल भर हरे ही नज़र आते हैं। और जो उसका बॉटम है, इस ज़मीन है, वहाँ पे वही प्लांट्स या छोटे पौधे उग सकते हैं जिनको डायरेक्टली सनलाइट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने होने की वजह से सनलाइट जो है जनरली ज़मीन पे या भूमि तक नहीं पहुँच पाती। ये फॉरेस्ट जनरली रिच होते हैं, यानी कि किस तरह के प्लांट्स मैक्सिमम इसमें उगते हैं वो होते हैं ऑर्किड्स होते हैं, फर्न्स होते हैं। और एनिमल लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी रिच होती है, अच्छी डाइवर्सिटी पाई जाती है उसकी। और इंसेक्ट जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स अमाउंट में या लार्ज नंबर में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट टाइप का जो फॉरेस्ट है वो है डिसिडियस फॉरेस्ट। डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो एक बैलेंस टाइप का फॉरेस्ट है, जिसमें सीजनल जो रेनफॉल वगैरह है वो सब बैलेंस्ड होती है। जनरली यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो है टीक टाइप के, जिसको हम कहते हैं टीक। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या सीज़न में ये सारी जो प्लांट्स हैं अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, जनरली हॉट समर मंथ में। और जैसे ही मॉनसून आता है तो उसके अंदर फ्रेश लीव्स आ जाती है। तो वन सीज़न में तो ये कैसे रहते हैं, बिल्कुल ड्राई दिखते हैं, और मॉनसून के बाद ये बिल्कुल हरे हो जाते हैं। इस वजह से जो इसकी जो बॉटम है उसमें सनलाइट इजीली पहुंच पाती है, और कई तरह की वेजिटेशन या छोटे प्लांट्स और एनिमल वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। फिर आता है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब होता है कांटेदार। जो एरिया है जहाँ पे कांटेदार वृक्ष या कांटेदार लीव्स वाले प्लांट्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। ये हमें मिलते हैं सेमी एरिड रीजन में, यानी कि जहाँ पे काफ़ी सूखा है, बारिश की कमी है। और यहाँ पे जो ट्री होते हैं वो कैसे होते हैं, घने नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और कई सारी ग्रासेस भी यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ के जो प्लांट्स हैं जनरली उनके अंदर एडेप्टेशन पाया जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। और इन जो प्लांट्स होती है उनकी लीव्स बहुत छोटी होती है, कांटेदार होती है, और रूट्स होती है वो बहुत गहराई तक होती है, डीप होती है। दूसरी बात, इसके अंदर जो थॉर्न पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, वो जनरली उसको बचाते हैं वहाँ के दूसरे हर्बीवोर्स एनिमल्स से। फिर आता है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसका डिटेल हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इजीली अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जनरली वो होते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों मिक्सअप होते हैं, और जनरली ये सी के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ का जो सलाइन यानी कि जो नमकीन पानी हो जाता है, तो यहाँ का जो प्लांट्स होते हैं वो जो इस सलाइन वाटर में सरवाइव कर पाए वही रहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली इनकी लीव्स में और प्लांट्स में एडेप्टेशन पाया जाता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत हार्श होता है, टफ़ होता है, तो कुछ ही वैरायटी जो होती है जो कि इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए वो यहाँ पाई जाती है। यहाँ का पानी जो होता है कैसा होता है, मडी होता है। जब टाइड्स आते हैं तो ये पानी से भर जाता है ये वाला फॉरेस्ट, और जब टाइड्स चले जाते हैं तो ये पानी की जगह यहाँ पे कीचड़ आ जाता है। इसकी जो रूट्स होती है वो मल्टीपल होती है, बहुत सारी, जिसको जनरली हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा रोल है किसके अंदर, सॉइल एरोजन को यानी कि मृदा अपरदन को रोकने में। तो इस तरह से जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से हमें क्या फ़ायदा है, या ये हमारे लिए या इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है। सबसे पहला इसका रोल है कि कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर। जो पानी का बहाव है उसको ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, रोकते हैं, और एज ए वाटर शेड प्रोटेक्शन ये अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो पानी पहाड़ियों पे या आसपास एरिया में गिरता है उसको कलेक्ट करके एक वाटर शेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और पानी को जमा करते हैं। हेल्प इंक्रीज ग्राउंड, ये ग्राउंड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वाटर लेवल बढ़ाते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और टेम्परेचर का कंट्रोल करते हैं। दूसरा, एब्जॉर्ब CO2, यानी कि जो CO2 एनवायरनमेंट में अधिकता हो जाती है तो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। इस तरह से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और CO2 को ले लेते हैं, और एक तरह से ये बहुत बड़े जीन पूल का काम करते हैं। यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का यूज़ क्या है, इसके कई सारे यूज़ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे हमें मल्टीपल टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, और एक बहुत बड़ा ये सोर्स है हमारे लिए किसका, फूड का। दूसरा, कई सारी या मैक्सिमम जो मेडिसिन से होती है वो हमें किससे मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। दूसरा, जितने भी जो हमारे लकड़ी के फर्नीचर्स हैं वो सब हमें किससे मिलते हैं, बैम्बू ट्री से। वुड हमें मिलती है जो हम कई रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, गम मिलता है, और रॉ मटेरियल फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स। इंडस्ट्रियल जो कई सारी इंडस्ट्री उसके रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा जो सामान है उसके लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे। तो इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।